तो जो गेट एमसीक्यू का 14 वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम एक दो पोजीशनिंग स्विचिंग के प्रॉब्लम्स को कैसे हम हैंडल करेंगे। ठीक। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है। जो मेन चीज़ें होती हैं, अ, जैसे वहाँ पे इंडक्टर था तो मैंने वोल्टेज पूछ लिया था, और आपका टाइम कांस्टेंट भी पूछ लिया था। तो कैसे हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने एस डोमेन की एनालिसिस भी देखी थी, और हमने सीधे सीधे एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है कि एफ टी इक्वल टू एफ फाइनल प्लस एफ इनिशियल माइनस एफ फाइनल इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, क्लियर, उसका कॉन्सेप्ट देखा था और सीधे सीधे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी। मैंने ये क्विज में आपको क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन वगैरह सब दिया था, तो यहाँ पे केवल मैंने क्वेश्चन उठाया है और क्वेश्चन को एक एक करके टैकल करेंगे। ये आपका सर्किट था। मैंने क्या पूछा था कि पहले स्विच क्या है, पोजीशन 1 पे काफी लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम होने का मतलब क्या हो गया, स्टेडी स्टेट मेंटेन हो जाना, क्लियर। ठीक है, आप आइडियल बेसिस पे कह सकते हैं इनफाइनाइट, क्लियर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे हम, लॉन्ग टाइम का मतलब ये होता है कि स्टेडी स्टेट मेंटेन हो गया सर्किट। तो पोजीशन 1 पे आप स्विच है, यानी सर्किट क्या बनेगा, सर्किट कुछ ऐसा बन के आएगा आपका। ये पोजीशन 1 पे आपका स्विच है पहली बार में, काफी लंबे समय तक के लिए। ये मेरा सर्किट बन गया और ये मेरा लोड हो गया। मैंने आरसी पैरेलल सर्किट को एज ए लोड कंसीडर करके न्यूमेरिकल फ्रेम किया था। क्लियर, न्यूमेरिकल में कुछ है नहीं, अगर जिसने भी वीडियो देखा होगा उसने पूरा सॉल्व किया होगा। केवल एक बच्चे ने 6 में 6 नंबर पाए हैं, हालांकि दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो पा सकते थे, लेकिन जो होता क्या है ना, गेट वगैरह में जितने रिमार्क तक क्वेश्चन पूछता है उतने रिमार्क तक जवाब देना चाहिए। उतने रिमार्क तक जवाब देने का मतलब क्या होगा कि अप टू 2 डेसिमल डिजिट अगर पूछा है तो 2 डेसिमल डिजिट तक आंसर आपको लिखना है नॉर्मलाइज करके। क्लियर, ये चीज एकदम दिमाग में अपने फ्रेम कर लो। ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है कि वन पोजीशन पे काफी लंबे समय तक है। लंबे समय तक होने का मतलब क्या हो गया, जो आपके इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो क्या होंगे, स्टेडी स्टेट में कैसे बिहेव करते हैं। इंडक्टर पूरा करंट के फॉर्म में एनर्जी लेना चाहेगा और कैपेसिटर वोल्टेज के फॉर्म में। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, मैंने क्या बताया था कैसे बिहेव करेंगे ये, कैपेसिटर आपका कैसे बिहेव करेगा सर। हेलो, हाँ सर बोलो। सर क्या पूछे सर? हेलो, सर बोलो। कुछ नहीं सर, सुनाई नहीं देता सर, एकदम से क्या पूछे। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो आते हैं गेट वगैरह में, अगर आपसे पूछ रहा है कि अप टू 2 डेसिमल डिजिट आंसर लिखिए, तो 2 डेसिमल डिजिट आंसर आपको निकालना होता है। ये नहीं कि एक डिजिट में आंसर आप लिख के चले आएंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। सर उसमें क्लियर, राउंड ऑफ भी करना होता है सर बाद में, जैसे टू हाँ पॉइंट राउंड टू ऑफ थ्री बिल्कुल फोर फाइव बिल्कुल राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ जैसे मान लो अगर 2.234 जैसे सर वैल्यू आ इसी रही है, क्वेश्चन में सर, हाँ सर इसी क्वेश्चन हाँ में हाँ था सर। बता रहा हूँ, 2.234 वैल्यू आ रही है तो आप उसको 2.23 लिखोगे। अगर यही 2.235 आएगी तो उसको आप 2.24 लिखोगे। हाँ ठीक सर है। ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये आपका 1 ओम, ये आपका 3 ओम। क्लियर, तो हमें क्या करना होता है, इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालने, यानी ये स्विच की पोजीशनिंग जीरो पे चेंज हो रही है तो वीसी जीरो माइनस होगा। तो वीसी जीरो माइनस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट हमारा 2 एम्पियर है, पूरा का पूरा करंट, चूंकि ओपन सर्किट है तो पूरा का पूरा करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा 2 एम्पियर, यानी इसमें करंट कितना फ्लो हो गया, 2 एम्पियर। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 2 इंटू 3 यानी 6 वोल्ट। ये सिक्स और वोल्ट। यही क्या है, कैपेसिटर के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वीसी जीरो माइनस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 वोल्ट। क्लियर, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर हमें मिल गया कि इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन कैपेसिटर, हमेशा ध्यान रखना कैपेसिटर में वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और इंडक्टर में करंट के फॉर्म में। तो ये चीजें दिमाग में रखते हुए तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कई किताबों में ऐसा दिया हुआ था कि
जब आप लाप्लास लगाएंगे तो LI आ जाता है, ये सब चीजें आती है, वहां पे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप बस ये जानिए कि अगर कैपेसिटर है तो वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी और उसके सीरीज में वो वोल्टेज सोर्स अटैच होगा। अगर इंडक्टर है तो करंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी और उसके पैरेलल में वो करंट सोर्स हम अटैच करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। क्लियर? तो VC जीरो माइनस की वैल्यू कितनी आ गई? 6 वोल्ट आ गई, यानी इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज 6 वोल्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्विच की पोजीशनिंग, देखो यहाँ पे हमने इंडक्टर का बिहेवियर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब स्विच 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे आएगा तो इंडक्टर का कोई रोल सर्किट में नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे IL जीरो माइनस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर के बराबर होगा, करंट सोर्स में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना? तो इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। क्लियर? अब हम आते हैं मेन न्यूमेरिकल पे अपने। अब हमने क्या किया, स्विच की पोजीशनिंग को 2 पे ले गए। ये हमारा पोजीशन 2 और यहाँ पे हमने स्विच को कर दिया। क्लियर? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, मैंने क्या बोला था कि इनिशियली जो भी एनर्जी होगी उसको हम वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में सेम पोलैरिटी के साथ उसके सीरीज में अटैच कर देते हैं। और ये कितना आया था हमारा? 6 वोल्ट। और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस। क्लियर? जो भी इनिशियल एनर्जी है, ताकि हम कैपेसिटर को सेम बिहेवियर के साथ रिप्रेजेंट कर सके, यानी इनिशियली कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह और फाइनली कैसे बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। ये चीज बस हमें दिमाग में रखना है। तो उसके लिए हमने केवल क्या कर दिया, जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी 6 वोल्ट की, सेम पोलैरिटी के साथ हमने वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अटैच कर दिया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, 1 पोजीशन को, सर्किट सेम हो जाएगा। ये आपका R, ये आपका 1 ओम, ये आपका 3 ओम। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द सर्किट विद पैरेलल RC लोड शोन इन द फिगर, इफ द स्विच पोजीशन लॉन्ग टाइम के लिए है। अब पूछ क्या रहा है कि अगर t इक्वल टू 0 पे स्विच की पोजीशनिंग 1 से 2 पे आती है तो हमें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताना है अगर लोड के थ्रू करंट 3 एम्पियर। लोड का मतलब क्या हो गया? ये आपका लोड था, ये जो RC है ये सिर्फ इसको हमने एज अ लोड कंसीडर किया था प्रॉब्लम में। और ये बोला जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पे लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपसे को दिया गया है कि 3 एम्पियर के बराबर है। क्लियर? ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है R की वैल्यू। तो R की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हेलो, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 आपका कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? एम आई ऑडिबल? हेलो, सर यस सर। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? अब तो हमने सर्किट उसके अकॉर्डिंग बना ली ना। कैपेसिटर जो थियोरेटिकल अप्रोच था कैपेसिटर का वही रहेगा ना। इनिशियली कैपेसिटर पास कोई एनर्जी नहीं है तो कैसे बिहेव करेगा ये? t इक्वल टू 0 शॉर्ट प्लस पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? कोई एनर्जी तो उसके पास है नहीं, तो कैसे बिहेव करता है? क्या बताया था मैंने? शॉर्ट सर शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट की तरह। तो बस सिंपली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। ठीक है, जब ये शॉर्ट सर्किट है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है लोड के थ्रू, तो ये जो 6 वोल्ट की एनर्जी है, केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में हम बात करेंगे, ये 6 वोल्ट है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट है। और यही क्या होगा? ये देखो, ये अगर हम इस नोड की बात करें तो इन दो नोड के अक्रॉस जो वोल्टेज वो 6 वोल्ट है। और यही दो नोड इस R और 1 के अक्रॉस भी है, यानी इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 6 वोल्ट की वैल्यू क्या होगी? करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर लोड में करंट फ्लो हो रहा है, 3 इंटू R+1 के बराबर। क्लियर? बराबर। ठीक है, तो 3 इंटू R+1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 वोल्ट। मैं बार बार मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर केवीएल लगाओगे तो माइनस में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? बार बार मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ क्योंकि 6 वोल्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो R+1 के अक्रॉस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? R+1 इक्वल टू 2, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम आ गई। ज्यादातर लोगों का ये सही आया आंसर।
ठीक है, तो एक सिंपल सा अप्रोच है, कुछ करना नहीं है हमें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ढेले भर का क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। क्लियर, आपको बस कॉन्सेप्चुअल व्यू क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं जहां पे इंडक्टर कैपेसिटर दिए हुए हो और स्विच की पोजीशनिंग 1 से 2 पे जा रही हो, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी इनिशियल एनर्जी है, चाहे कैपेसिटर का हो चाहे इंडक्टर का हो, उसे हमें सिंपली थियोरेटिकल अप्रोच में, यानी इंडक्टर का है तो अगर इनिशियल एनर्जी उसका करंट के फॉर्म में होता है तो उसके पैरेलल में करंट सोर्स ऐड कर देना है, जितने मैग्नीट्यूड का होगा, चाहे ये सीधे सीधे इंडक्टर को ये ट्रीट करा सके कि इनिशियली वो ओपन सर्किट पर बिहेव करेगा और फाइनली स्टेडी स्टेट में वो शॉर्ट सर्किट पर करेगा। इसी तरह कैपेसिटर में क्या करेंगे हम, सेम पोलैरिटी के साथ, अगर उसमें पहले है तो शॉर्ट। सेम पोलैरिटी का वोल्टेज सोर्स ऐड कर देते हैं। सिंपल अप्रोच यही होता है, आपको दूसरा अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि t इक्वल टू 0 प्लस पे ही आपको क्या बताना है कि कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, t इक्वल टू 0 प्लस पे ही। तो यहाँ पे देखो, ये तुमको पता है, ऐसा मत सोचना कि वोल्टेज सोर्स हो गया, नहीं। कई लोग ये सोचने लगते हैं कि वोल्टेज सोर्स है, क्या वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी है जो कि 6 वोल्ट के बराबर है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट कितना है, तो सिंपल है ये भी प्रॉब्लम। ये 3 एम्पियर का करंट मेरे पास आ रहा है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इनिशियली क्या था, टी इक्वल टू 0 पे इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, 2 एम्पियर के 2 बराबर। एम्पियर। क्लियर, और t इक्वल टू 0 प्लस पे, जस्ट 0 प्लस पे, मैं जीरो माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 प्लस पे बात कर रहा हूँ। जब ट्रांजिएंट मोड में अचानक से क्या हो रहा है कि लोड करंट की वैल्यू 3 एम्पियर के बराबर हो जा रही है। अगर जीरो माइनस की बात करता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, 2 एम्पियर के बराबर ही होती है, क्योंकि कैपेसिटर एज ओपन सर्किट बिहेव करती है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे यस। क्या मैं कह रहा हूँ कि 3 एम्पियर करंट लोड में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और मुझे बताना है कि आईसी 0 प्लस की वैल्यू क्या होगी, आपसे यही पूछा है कि एट टी इक्वल यस टू सर। 0 प्लस पे अगर लोड करंट आपका इतना है, तो मुझे बताओ कि आईसी 0 प्लस की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी चीज आसान है, जब पैरेलल सर्किट दिया होता है ना, तो उस कंडीशन में हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। ये यहाँ पे देखो, जो भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो सब सेम होगा, तो वोल्टेज को यस। हमने रेफरेंस लिया, तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज के सेम फेज में होगा, और वो क्या है, 2 एम्पियर के बराबर है। बराबर। क्लियर, एट जस्ट एट मतलब एट टी इक्वल टू 0 प्लस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एट 0 प्लस पे हमने देखा कि 3 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट हो रहा है वो 2 एम्पियर के बराबर हो रहा है। कहानी तब चेंज हो जाती है कि जब हमने अचानक से कह दिया कि टी इक्वल टू 0 प्लस जैसे ही कर रहे हैं, लोड करंट की वैल्यू 3 एम्पियर होगी। अगर यही 2 एम्पियर रहती तो ऑब्वियस बात है कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं नहीं करता। हो रहा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस में करंट है वो सेम वोल्टेज के फेज में होगा, जबकि कैपेसिटर का जो करंट होगा वोल्टेज से 90 डिग्री 90 डिग्री लीड कर जाएगा। मतलब लीड करता हूँ। क्लियर, हमेशा याद रखना, कैपेसिटर में जो करंट का इफेक्ट होता है, लीडिंग इफेक्ट होता है, वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज दोनों सेम ही है, दोनों v के बराबर है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी आईसी प्लस 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो आपकी आएगी 3 एम्पियर के बराबर। कई लोग क्या करते हैं कि सिंपली आईसी मतलब केसीएल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आईसी प्लस आई 3 ओम इक्वल टू 3 एम्पियर। और यहाँ पे आईसी की वैल्यू निकालनी है इनको, और आईसी की वैल्यू दी गई है कितनी, 2 एम्पियर इक्वल टू 3, यानी आईसी इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम्पियर, जो कि क्या है, गलत है। ये चीज गलत है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर एसी सर्किट दे दे और आरसी और आरएल का कॉन्सेप्ट दे दे, तो उस कंडीशन में हमें देखना पड़ता है कि वोल्टेज का नेचर और करंट का नेचर क्या है, लीडिंग लैगिंग सेम फेज, ये सारी चीजें हमें काउंट करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लोड करंट की वैल्यू, आईएल की वैल्यू 3 एम्पियर के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर, यानी आईसी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से आईसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √9 - 4, यानी √5 के बराबर। क्लियर, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू
देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी 2.236 के बराबर, आई थिंक। ये कई लोगों यस। ने इसका आंसर 2.2 लिख दिया। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने पूछा है ओनली न्यूमेरिक वैल्यू अप टू 2 डेसिमल डिजिट। 2 डेसिमल डिजिट होने का मतलब क्या हो गया? ये 6 है तो नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2.24 एम्पियर के बराबर। जिसने 2.2 लिख दिया है उसका गलत हो गया, जिसने 2.24 लिखा है उसका सही हो गया। तो ये चीज ध्यान सर रखना जिसने टू आपने। पॉइंट टू थ्री अब टू लिखा है। 2.23 लिखा है तो उसका भी गलत हो गया होगा। सर √5 की वैल्यू तो हालांकि 2.23 हालांकि लिखते हैं। हालांकि सुनो, गेट में क्या होता है ना, गेट में नॉर्मलाइज वैल्यू दी, मतलब जो आंसर की होता है। जैसे अगर मैं 2.2360 समथिंग आ रहा था तो इसका आंसर 2.23 से लेके 2.24 के बीच में होगा, ये डाल दिया जाता है। यानी 2.23 भी सही हो जाएगा वहां पे, और 2.24 भी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था 2.23 से लेके 2.24 डालने का, लेकिन वो आंसर ले नहीं रहा था, वो केवल एक ही आंसर ले रहा था, तो मुझे 2.24 डालना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपको नॉर्मलाइज करके वैल्यू लिखनी होती है। अगर ये 6 है तो आपको 2.24 लिखना ही लिखना है। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, नथिंग। आप इसको इजीली हैंडल कर सकते थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है? एट विच टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यानी वीसी जीरो माइनस की जो वैल्यू है उसका 25% हो जाए, मतलब क्या हो गया? वीसी जीरो माइनस की वैल्यू क्या आ गई? मैंने जहां मुझसे वीसी जीरो माइनस आपको दे भी दिया था कि कंफ्यूजन ना हो। तो वीसी जीरो माइनस इनिशियल वैल्यू अगर हम बात करें, वीसी इनिशियल। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी? एक्स इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू मिल रही है, यानी स्विचिंग के पहले जितनी एनर्जी थी वही उसकी इनिशियल एनर्जी होगी वोल्टेज के फॉर्म में। तो ये क्या है? 25%, सॉरी, वीसी जीरो माइनस के बराबर। और वीसी जीरो माइनस की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 6 वोल्ट के बराबर। और आपसे ये कह रहा है कि वीसी टी की वैल्यू 25% ऑफ 25% ऑफ वीसी जीरो माइनस हो जाए। क्या हो जाएगा ये? 6 इंटू 25%, 25/100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6/4, यानी 1.5। वीसीटी की वैल्यू 1.5 वोल्ट आ गई। इसी वीसीटी की वैल्यू ये 1.5 वोल्ट कितने टाइम के बाद मिलेगी, यही हमें निकालना है। तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर एफ टी की वैल्यू हमें निकालनी है तो एफ टी की वैल्यू होती है एफ फाइनल। ये फॉर्मूला याद रख लेना, हमेशा यूज आएगा ये। एफ इनिशियल माइनस एफ फाइनल इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर? ये जो फॉर्मूला है, चाहे करंट के फॉर्म में हो चाहे वोल्टेज के फॉर्म में हो, सब फॉर्म में एप्लीकेबल होगा। केवल केवल फॉर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का मतलब क्या हो गया? कि या तो वो आरसी नेटवर्क हो और आरएल नेटवर्क हो, आरएलसी नहीं। इसकी ध्यान रखना हमेशा। या तो वो आरसी नेटवर्क हो या फिर आरएल नेटवर्क हो, उसी के लिए पॉसिबल है फॉर्मूला, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है? तो इस फॉर्मूले में मेन मेजर कंसर्न क्या होता है कि हम फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन क्या होता है? टाउ निकालना। अगर आप टाउ निकाल लेते हो, यानी टाइम कांस्टेंट, तो इजीली आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। मेन कंसर्न क्या होता है? टाइम कांस्टेंट निकालना। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम का सहारा लेते हैं। क्लियर? ठीक है। थेवेनिन थ्योरम्स का हम यूज करते हैं और हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम का यूज हम इस शर्त पे करते हैं कि जो भी सी और एल होगा, ठीक है, चाहे वो आरएल सर्किट हो या आरसी सर्किट हो, तो एल और सी ट्रीटेड एज लोड। हम एल और सी को लोड की तरह ट्रीट करेंगे। बाकी जो सर्किट बची होगी उसको हम क्या करेंगे? उसके थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे जो सर्किट थी, यहाँ की सर्किट अगर तुम ध्यान दो, आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 1 ओम। कितना था? 1 ओम कैपेसिटर।
इनिशियल एनर्जी लिख दिया हमने, और ये हमारा 3 है। यही सर्किट थी हमारी, क्लियर, यही सर्किट थी हमारी, ये सारी चीजें हमने लिख दी। तो अब हमें क्या निकालना है, टाउ, क्योंकि ये आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट के केस में जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ, वो आर इक्विवेलेंट सी के बराबर होता है। आर इक्विवेलेंट सी का मतलब हो गया आरटीएच इंटू सी के बराबर, क्लियर। तो हमें केवल आरटीएच अगर निकाल लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सी को एज अ लोड कंसीडर करेंगे। सी को हमने एज अ लोड कंसीडर किया, और हमें क्या निकालना है, लोड कंसीडर करने का मतलब क्या हो गया, इसे हम ओपन सर्किट पर फीड करा सकते हैं। ये हमने एज अ लोड कंसीडर कर लिया। जब लोड कंसीडर करेंगे तो हमें थेवेनिन थ्योरम पता है कि आरटीएच निकालने के लिए, यानी एबी के अक्रॉस आर ए बी की वैल्यू क्या होगी, आरटीएच के बराबर होगी। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट करते ओपन हैं। सर। तो ये हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और ऑन दोनों सीरीज में है, और ए और बी के अक्रॉस ये 3 और ये जो 1 + 1 आ गया यानी 2 ओम आएगा, ये 3 और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये नहीं कि सीरीज में जोड़ देना। देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अगर तुम देखो यहाँ पे तो ये इक्विवेलेंट 1 + 1 2 ओम हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, क्लियर। ये नोड ए है और ये नोड बी है, यही तो है। तो 3 और 2 एक दूसरे क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको सीरीज में अटैच कर रहे हैं। अरे सीरीज कहाँ है, ए और बी के अक्रॉस जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल ही आएगा। तो ये कंफ्यूजन होता है, कई लोग क्या करते हैं, फ्लो में इसको सीरीज में मान के सॉल्व कर देते हैं। तो आज इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आप इंटरमीडिएट में ही सीखे होंगे, वो बेसिक होता है, वो सारी चीजें आप जानते हैं पहले से ही। तो अगर हम यहाँ पे आरटीएच की वैल्यू निकालें, यानी आर इक्विवेलेंट निकालें जो आरटीएच के बराबर होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 और 1 ओम एक दूसरे के सीरीज में, तो 1 + 1 कर दिया, पैरेलल टू 3 ओम। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 3 अपॉन 6 2 बाय + 3 के बराबर, यानी 5/6 ओम के बराबर, क्लियर। तो हमें आरटीएच मिल गया। जब हमें आरटीएच मिल गया 5 और बाय सी की 6 वैल्यू कितनी दी गई है, हाँ बेटा, सर। हेलो, 5 बाय हाँ 6 ओम होगा। सॉरी 6/5 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 2 5, 3 × 2 6 एंड अपॉन 5, क्लियर। सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 फेड, क्लियर। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इक्विवेलेंट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 6/5 यानी 12/5। और चौथा क्वेश्चन मैंने टाइम कांस्टेंट का ही पूछा हुआ है, तो ऐसे आप टाइम कांस्टेंट भी बता सकते हो कि हम टाइम कांस्टेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये टाइम कांस्टेंट निकालने का ये तरीका होता है कि आप टाइम कांस्टेंट को कैसे सर कैलकुलेट चौथा करते हैं। क्वेश्चन सर दिख नहीं रहा था सर। हाँ, चौथा क्वेश्चन यही था, फाइंड द टाइम कांस्टेंट। फाइंड द टाइम कांस्टेंट, नहीं वहां मैंने नहीं दिया था, अभी मैंने ये दिया है। अभी एक क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया है ताकि आप इसको टाइम कांस्टेंट भी निकालना सीख पाए, कैसे हम टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं एक और क्वेश्चन पुट करूंगा कि टाइम कांस्टेंट ऐसे भी, मतलब जब कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी सर्किट होता है, कई सारे कैपेसिटर दिया हो या कई सारे इंडक्टर दिए हो, तब भी हम कैसे टाइम कांस्टेंट निकालेंगे ये भी हम देखेंगे। फिलहाल टाइम कांस्टेंट आपने निकालना सीख लिया। किसी को डाउट है इसमें कैसे टाइम कांस्टेंट निकलता है, किसी को डाउट है नहीं इसमें सर। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, ठीक है। सर आरएल के लिए अब हमें क्या निकालना है, आरएल के लिए वीसीटी। वीसीटी की वैल्यू क्या होगी, वीसी फाइनल, कई किताबों में इनफाइनाइट दे देता है। मैं यहाँ पे इनफाइनाइट इसलिए नहीं लेके चलता हूँ कि कई क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने स्विच की पोजीशन चेंज की, तो उस कंडीशन में टी इक्वल टू 1 इज द इनिशियल वैल्यू। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जीरो और इनफाइनाइट नहीं लेता हूँ। वीसी इनिशियल माइनस वीसी फाइनल, क्लियर। फार्मूला याद है आपको, एफ फाइनल प्लस एफ इनिशियल माइनस एफ फाइनल इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, फिर से मैं सर्किट की तरफ मूव करता हूँ। सर्किट तो मेरा केवल यही रह गया, देखो जब पोजीशनिंग 2 पे आ जाएगी तो सर्किट तो यही रह जाएगा, कुछ और रहेगा नहीं। तो आपने कुछ नहीं करना है, सर्किट बस आपका यही रहना है, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वैल्यू की बात करूं तो इनिशियली कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा,
शॉर्ट सर्किट यानी इसके अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज थी वो वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में थी, उसकी वैल्यू कितनी थी 6 वोल्ट के बराबर। तो यानी वीसी इनिशियल की वैल्यू कितनी हो गई, वीसी इनिशियल की वैल्यू वीसी जीरो माइनस के बराबर, जो कि 6 वोल्ट के बराबर हो गई। क्लियर। कई लोग ये सोचते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, नहीं, ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये कैपेसिटर की एनर्जी ही है। यानी ये जो टर्मिनल है ये कैपेसिटर का टर्मिनल है, पूरा का पूरा कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है विद इनिशियल एनर्जी। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा। क्लियर। अब मैं बात करूं वी फाइनल, वीसी फाइनल के बारे में। तो वीसी फाइनल केस में क्या हो जाएगा, वीसी फाइनल का मतलब स्टेडी स्टेट होना, स्टेडी स्टेट होने का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह। और इस लूप में हम करंट मान लो आई फ्लो करा दें, आई करंट फ्लो कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू आई इक्वल टू जीरो, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, इस ब्रांच से कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं, पूरा का पूरा करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा। जब आई की वैल्यू जीरो हो गई तो इसके अक्रॉस, इन दोनों नोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। देखो जब आई की वैल्यू, यहाँ से आई फ्लो हो रहा है, इस आई की वैल्यू जीरो हो गई, आई की वैल्यू जीरो होने का मतलब वोल्टेज जीरो हो गया। जब वोल्टेज जीरो हो गया तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, जीरो, जीरो ही आएगा। यानी वीसी फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो वोल्ट। एक तो ये तरीका हो गया मैथमेटिकली। दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम सर्किट में देखें तो हमारे सर्किट में कोई सोर्स नहीं है। जब सोर्स ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी कोई रहेगी ही नहीं। क्लियर। जब सोर्स ही नहीं है तो वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में कोई एनर्जी रहेगी। जब केवल पैसिव एलिमेंट आपको दे दिया जाए, केवल रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हो, कोई सोर्स के नाम की चीज न हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में एनर्जी क्या होनी है, जीरो ही होनी है। तो वीसी फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और हमें क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देना है, वीसी टी इक्वल टू जीरो प्लस वी इनिशियल 6 माइनस जीरो इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ की वैल्यू कितनी आई हमारी 12/5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, वीसी टी इक्वल टू 6 इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन 12/5 वोल्ट। और ये वीसीटी की वैल्यू कितनी हमारी आई थी 1.5 वोल्ट के बराबर, 6 इंटू ई पावर माइनस टी इंटू 5/12 आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी 3.33 सेकेंड। क्लियर। एक तरीका तो ये है कि सीधे सीधे इस तरीके से हम सॉल्व करें। दूसरा तरीका भी है हम लोगों के पास, दूसरा तरीका है एस डोमेन में चेंज करके। एस डोमेन में चेंज करके अप्रोच 2 भी हम देखते हैं कि कभी कभी इसकी जरूरत भी पड़ जाती है। ये ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली हमें क्या करना होता है, एस डोमेन में पूरी पूरी सर्किट को चेंज कर देना होता है। तो सर्किट को हम एस डोमेन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आपका सर्किट है, रजिस्टेंस तो एस डोमेन में सेम ही रहता है जैसा है 1 ओम। ये क्या हो जाएगा 1/SC कैपेसिटेंस, यानी सी किससे रिप्लेस हो जाता है 1/SC से। ये ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब मैंने पढ़ाया था सिग्नल सिस्टम में तो वहां पे क्लियर हुआ होगा कि अगर हम रिएक्टेंस के टर्म में पुट करते हैं तो ये कैसे हो जाता है 1/SC के बराबर। क्यों, क्योंकि XC की वैल्यू क्या होती है 1/j⍵c होती है, और j⍵ इज रिप्लेस बाई S, यानी लाप्लासियन डोमेन। क्लियर। तो 1/SC लिख देते हैं हम इसको, यानी 1/SC का मतलब क्या हो गया 1/2S। और चूंकि ये 6 वोल्ट है और 6 वोल्ट एक स्टेप सिग्नल की तरह है, और स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर मैं यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछूं आपसे तो यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/S के बराबर। तो 6 इंटू 1 ही है ये, तो 6 इंटू यूटी तो है ये, तो ये क्या हो जाएगा 6/S के बराबर हो जाएगा। क्लियर। ये मैंने वोल्टेज मान लिया V, इसको मैंने मान लिया VC मान। क्लियर, यानी ये VCS की है। अब सिंपली क्या करो, करंट मान लिया हमने ऐसे, I1 I2 सब क्या है एस डोमेन में। क्लियर, सारे कुछ क्या है एस डोमेन में है। तो अगर मैं एट नोड ए केसीएल अप्लाई करूं, क्लियर, केसीएल अप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू जीरो। केसीएल मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यही एक सिंगल नोड है और इसी नोड का वोल्टेज हमें निकालना है। क्योंकि अगर हम ये रेफरेंस लेंगे तो ये VCS क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है। मैं फिर बोल रहा हूँ इसे सोर्स कंसीडर मत करना, ये कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये पूरा का पूरा कैपेसिटिव ब्रांच ही है, तो ये VCS के बराबर होगा। हमें क्या करना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो है, बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज।
के बराबर अपॉन बीच का इम्पीडेंस, तो क्या हो जाएगा ये VC माइनस 0 I1 की वैल्यू अपॉन 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी VC माइनस 6/S इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का इम्पीडेंस कितना है 1/2S प्लस VC माइनस 0 अपॉन 3 = 0। क्लियर? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी VC/2 प्लस 2S VC माइनस 12, 2S ऊपर जाएगा तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 6 = 12 प्लस VC/3 = 0। यहाँ पे हम सारा VC एक साथ ले लें तो सारा VC एक साथ लोगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2S = 12 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको तो ये क्या आ जाएगा VC, ये आ जाएगा आपका 5/6 प्लस 2 = 12, तो ये आ जाएगा VC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 अपॉन 2 कॉमन ले लिया मैंने S प्लस 5/12, ये आ जाएगा आपका 6 अपॉन S प्लस 5/12। और हमें क्या करना है इसका सिंपली इनवर्स लाप्लास निकाल लेना है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो इसका, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ VCS की वैल्यू क्या आ जाएगी VC3 के बराबर, और इसका लाप्लास क्या आ जाएगा 12/2 है तो 6 हो जाएगी पावर माइनस e की पावर माइनस t अपॉन 5। सेम चीज आ गई, देखो सेम चीज निकाला है हमने फॉर्मूले से भी। तो ये सब चीज Yes. करने के बजाय अगर हमें फॉर्मूला पता है तो सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम चीज आनी है, हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो वही वैल्यू आनी है, कुछ अलग नहीं आ जाना। बस हमें क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट अ सोर्स। क्लियर? 6/S जो हमने किया है वो सोर्स नहीं है, वो कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा और आप हर तरह क्वेश्चन से कर सकते हैं। मैं टाइम कांस्टेंट पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, कैसे हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे कैपेसिटर दे देते हैं तो या इंडक्टर दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो ये सर्किट मैं ले रहा हूँ, वन ओम, वन ओम, वन ओम, ये 1 हेनरी, सिंपल सा मैंने प्रॉब्लम उठाया 1 हेनरी 1। मैं कह रहा हूँ फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर गिवन सर्किट। कैसे करेंगे इसको? एनीवन? कोई? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस निकालेंगे सर। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए? कोई वाला RYL वाला R/L आएगा सर, RTH अपॉन LTH। ठीक है, सबसे पहले कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो ना, तो सबसे पहले जो भी इंडक्टर, कभी भी क्वेश्चन फ्रेम होगा तो ऐसा नहीं होगा कि इंडक्टर इधर दे दे चाहे उधर दे दे, कभी भी नहीं। क्लियर? पहले तो आपको इंडक्टर को एक मतलब सर चेंज करना होगा, मतलब एक सिंगल इंडक्टर में चेंज करना होगा। तो अगर अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर ये 1 हेनरी एक दूसरे के पैरेलल, फिर इसके बाद ये सीरीज सर में। ये मिक्सअप नहीं आएंगे कभी भी? हेलो, क्या बेटा? सर ये मिक्सअप नहीं आएंगे कभी भी, मतलब जैसे यहाँ ओम हटके इधर चला जाए और एक हेनरी हटके इधर चला जाए, ऐसा नहीं आएंगे? मिक्सअप नहीं आता है, ये मिक्सअप आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो अगर मिक्सअप भी आएगा ना तो सिंपल सर्किट आएगा बहुत, मतलब अगर मान लो तुम्हें 3-4 इंडक्टर दिया है, 3-4 कैपेसिटर दिया है, तो उस केस में मिक्सअप नहीं आना है। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले हम इसे एक इक्विवेलेंट इंडक्टेंस में जब चेंज करेंगे तो ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या आएगा, ये 1 हेनरी एक दूसरे के पैरेलल, यानी कितना आ जाएगा, 2 हेनरी आ जाएगा। 1.5 ये तो बचपन में पढ़ा है तुमने कि इंडक्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं,
फिर इसके सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 + 1, ये कितना आ जाएगा 3/2 3/2 हेनरी। इक्विवेलेंट आ गया। ठीक, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम करंट सोर्स एंड ये 1। अब आसान हो गया प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस इसे एज अ लोड कंसीडर करते हुए, इंडक्टर को एज अ लोड कंसीडर करते हुए हमें इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब सर्किट ऐसे होती है, सीरीज सर्किट, सिंपली ये आरएल हो गया, ऐसी सर्किट होती है, क्लियर, या फिर आरसी सर्किट हो, क्लियर, उस कंडीशन में चाहे पैरेलल आरएल हो जाए, पैरेलल आरसी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं बनता, टाइम कांस्टेंट वही आएगा, आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सीरीज सर्किट के लिए आपको पता है कि इसके लिए टाइम कांस्टेंट L/R आएगा, और इसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या आएगा, RC आएगा। ये ऑलरेडी आपने नेटवर्क में पढ़ रखा है, ये शुरू में ही पढ़ाया गया होगा, आपने फर्स्ट ईयर में भी इसको थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्लियर, और नास में भी आप इसको थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो ये चीज होता ही होता है, क्लियर, कि टाइम कांस्टेंट RC की वैल्यू होती है और ये L/R होता है जब सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट हो। तो वही कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे यूज करके थेवेनिन थ्योरम को बस हमने यूज कर लिया इस सर्किट के लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझको, एक VTH मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, VTH मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, RTH मिल जाएगा। और फिर मैं लोड के अक्रॉस क्या करूंगा, ये जो ए और बी हमारा एज ए लोड है, इसके अक्रॉस इंडक्टर को मैं अटैच कर दूंगा, तो बन गया ना सीरीज आरएल सर्किट। सिमिलरली सीरीज आरसी सर्किट भी बन जाएगा, क्लियर, जब हम इसको पूरा का पूरा एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो वही कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे यूज किया गया और कुछ नहीं किया गया है। तो हमें सिंपली ये नहीं कि थेवेनिन वोल्टेज निकालने बैठ जाना, हमें थेवेनिन वोल्टेज वगैरह नहीं निकालना है, हमें सिंपली क्या निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 2/3 ओमली है। तो करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, आइडियल करंट सोर्स है, तो क्या हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने में ओपन सर्किट के बराबर, और ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यानी 1 1 सीरीज में, और ये इसके पैरेलल, यानी RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके लिए भी क्या आ जाएगी, 2/3 आएगा ना, 2 × 1/2 + 1, 2/3 आएगा। हेलो यस हेलो, सर, 2/3 सर। ठीक है, तो 2/3 वैल्यू आ गई RTH की। L की वैल्यू हमको पता है ही, L इक्विवेलेंट क्या है मेरा, L इक्विवेलेंट है 3/2 हेनरी। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू L/R, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L इक्विवेलेंट की वैल्यू 3/2 और RTH की वैल्यू 2/3, यानी कि क्या आ गया 9/4 के बराबर। यूनिट क्या होती है टाइम कांस्टेंट की, ऑब्वियस सी बात है कि e⁻t/टाउ है, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। टाउ टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम की यूनिट होती है, तो इसका टाइम कांस्टेंट मतलब कई लोग समझ लेते हैं टाइम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया और उसको यूनिटलेस लिख के चले जाते हैं, नहीं, अगर ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में ही होगा। तो टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, इसलिए हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बताओ कितना आएगा टाइम कांस्टेंट, ये मैंने मान लो 2 वोल्ट है, बाकी सारी वैल्यू 1 है, 1 हेनरी 1 हेनरी 1 हेनरी 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। टाइम कांस्टेंट बताओ, सर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 3 आप L तो इक्विवेलेंट 3/2/2 3/2 हेनरी रहेगा जैसा हमने निकाला था। हाँ, RTH की वैल्यू क्या आएगी, RTH की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगा, 1/2 1/2 1/2 तो 3 इसमें लोग आएगा। तो
किसी 3 का सर। और आंसर क्या? 1/2 के अलावा किसी का और आंसर आ रहा है? हेलो, तो 1/2 ही आना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आरटीएस निकालने के लिए, इंडक्टर को मैंने छोड़ दिया, क्लियर, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस रजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पूरा पूरा करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस हो तो उसका ज्यादा एडवांटेज नहीं होता। वो तभी एडवांटेज होता है जब वोल्टेज सोर्स में हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा का पूरा करंट क्या हो जाएगा, यहीं से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज तो जीरो हो जाना है। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये एक डेड एलिमेंट की तरह हो जाएगा। जब कोई एनर्जी इसके पे फ्लो नहीं करेगी क्योंकि इसके पास वोल्टेज जीरो हो गया, पूरी की पूरी करंट यहाँ से फ्लो कर गई, तो ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी ये 1 ओम एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेड एलिमेंट की तरह है, क्योंकि इसके पास वोल्टेज जीरो। ये 1 ओम एक दूसरे के पैरेलल, यानी आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पैरेलल 1 यानी 1/2 के बराबर। तो क्या आ जाएगा, 1/2 ओम, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया ये, क्लियर? ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम मतलब फ्रेम होते हैं कि कैसे हमें करना है। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? तो टाइम कांस्टेंट मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे किसी भी सर्किट के लिए। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको करो। कैसे फाइंड द टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्वेश्चन मतलब हर दूसरे साल तीसरे साल आ ही जाता है। चलो सॉल्व करो। सारी वैल्यू 1 है। 1 ओम, 1 फैरेड, 1 ओम, 1 फैरेड, 1 फैरेड, 1 फैरेड। सॉल्व करो इसे। तो कुछ दिक्कत आएगी क्या इसमें? हेलो? सर ये रेजिस्टेंस में चला गया सर। हाँ, रेजिस्टेंस ये पैरेलल ही है सर दोनों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बेटा? नहीं सर दिक्कत नहीं आएगी सर, ये पैरेलल ही तो है, इसे इधर कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। वेरी गुड। सिंपल सा है, बस मैंने घुमाने के लिए सी को इधर लगा दिया है। ठीक है ना, कुछ है नहीं प्रॉब्लम में। आप पैरेलल ही तो सर्किट है, कैपेसिटर यहाँ भी लगा सकते हो। मैंने बस आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए कैपेसिटर को उधर लगा दिया था। चलो अब 5/6 5/6 किसका आ रहा है ये? मेरा अर्चित। और किसी का आ रहा है ये? 5/6 ही आ रहा है। सी इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये दोनों पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, 1+1 कैपेसिटेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली ऐड होता है। ये पता है ना सबको। सी इक्विवेलेंट निकालते यस हैं तो सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली ऐड होता है। फिर उसके बाद फिर 1 फैरेड के मतलब वो उसमें हो जाएगा। तो ये आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल, फिर इसके सीरीज में फिर पैरेलल है, तो क्या आ जाएगा ये, 2 × 1/2+1 यानी 3। फिर 1 फैरेड के पैरेलल है तो +1 हो जाएगा। ठीक है?
ये 2 फैरेड हो जाएगा, फिर इसके सीरीज में तो 2 × 1/2 + 1 हो जाएगा। इक्विवेलेंट निकालने का तरीका यही होता है कि दो अगर सीरीज में होते हैं तो क्या होता है, तो मान लो C1 और C2 है तो क्या हो जाता है, C1 C2 अपॉन C1 + C2। ठीक उल्टा होता है रजिस्टर और इंडक्टर का, ये तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? क्यों होता है, क्योंकि गेट की वैल्यू 1/j ω c होती है इसके लिए, इसीलिए ये ठीक उल्टा हो जाता है। क्लियर? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 फैरेड के बराबर। क्लियर? सी इक्विवेलेंट मिल गया हमें। आरटीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वोल्टेज सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 1 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1/2 ओम। क्लियर? ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरटीएच इंटू सी इक्विवेलेंट के बराबर टाइम कांस्टेंट, और ये आ जाएगा 5/6। वेरी गुड। इतनी जल्दी आंसर निकलना चाहिए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे आपको घबराना नहीं है, आपको तुरंत का तुरंत इसको आंसर में तब्दील करना है कि फटाफट हम आंसर कैलकुलेट कर सकें। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, तुम्हारे ऊपर है। तुरंत आंसर चाहिए मुझको इसका। 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 2 वोल्ट 1 हेनरी। ये जो स्विच है एस, ये कहा जा रहा है कि स्विच एस इज स्विच एस इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम। पहले वो क्या है, काफी लंबे समय तक के लिए क्लोज है, फिर t = 0 पे स्विच को ओपन कर दिया गया एंड एट t = 0 switch is open, then find the current through inductor, और ये मैंने रेजिस्टेंस मान लिया, मान लो 2 ओम इसको मान लो, एंड रजिस्टर 2 ओम एट t = 0 प्लस। निकालो, बताओ कितना आंसर आएगा ये। पहला थ्रू इंडक्टर है, सर IL0 -2। चलो सर 1। हेलो फिर तो सर हेलो वाले के। हेलो हाँ हेलो, ये करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन ये दे रखा है मैंने, ये मुझे बताना है तुमको IL 0 प्लस, और ये बताना है मुझको I2 0, दोनों डायरेक्शन में। ऑप्शन दे दूं? चलो इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ए 0 एम्पियर, बी 1 एम्पियर, सी -1 एम्पियर। सी सर। हाँ सर -1 -1 -1 -1
हेलो हाँ -1 सी एक सर, आंसर निकल गया। सर -1 एक आंसर -1 निकल गया है। कितने लोग बोल रहे हैं माइनस? और किसी का आंसर? एनीवन? पोरवाल, पोरवाल, अतरपाल, सर -1 अतरपाल। -1 सी दो, सर मैंने तो पहले ही बता दिया। वेरी गुड, -1 इज द राइट आंसर। कई लोग 1 एम्पियर लिख के चले जाते हैं। देखो, कभी भी अगर करंट का डायरेक्शन आपको दे दे तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, आपको करंट के डायरेक्शन के साथ वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन ऐसे मेंशन कर रखा था। क्लियर? अगर एस क्लोज कंडीशन में है तो एस जब क्लोज कंडीशन में है तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। ये आपका एस क्लोज हो गया। क्लियर? जब ये शॉर्ट सर्किट पर बिहेव करेगा और ये मैं मान के चल रहा हूँ करंट का डायरेक्शन मेरा ये है IL0-, तो शॉर्ट सर्किट का बिहेव करने का मतलब 2 ओम के रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। ये करंट क्या होगा? 0 एम्पीयर। क्लियर? ये 1 ओम है और ये भी आपका 1 ओम है। क्लियर? तो पूरा का पूरा करंट क्या होगा? अगर मैं पोलैरिटी के हिसाब से देखूं तो करंट क्या हो जाएगा? यहाँ फ्लो कर जाएगा। देखो यहाँ पे ये पोलैरिटी है वोल्टेज सोर्स की। क्लियर? तो पूरा का पूरा करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा। यानी जब आप KVL लगाएंगे तो 2 पूरा का पूरा करंट क्या होगा? यहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि ये भी IL, मतलब अगर मैं इसको मान के चलूं मेरा करंट I है, ठीक है ना, तो ये पूरा करंट I यहाँ से फ्लो कर जाएगा, ये भी करंट I होगा। ठीक है? तो 2 - 2I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, यानी I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 एम्पियर। बट हमें क्या ध्यान देना है? देखो यहाँ पे लूप के डायरेक्शन का करंट I है, लेकिन इंडक्टर का करंट हमने ठीक अपोजिट लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि IL0- की वैल्यू क्या होगी? -I के बराबर, यानी -1 एम्पियर के बराबर। कई लोग क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं जल्दीबाजी में, आंसर क्लिक करते हैं और ये आंसर गलत हो जाता है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें ध्यान देना है कि क्या चीज वाकई में हो रहा है। ठीक है? ठीक है, चलो अब दूसरा बताओ मुझे। सेकंड पार्ट बताओ। I 2 ओम 0 प्लस 2 ओम रजिस्टर। ऑप्शन दो। ऑप्शन ए 0 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी -2 एम्पियर, ऑप्शन डी -1 एम्पियर, -1/2। एनीवन? सर डी सर, -1/2। डी। -1/2। कई लोग क्या सोचते हैं कि I 0 माइनस की वैल्यू मैंने निकाल दी, 0 एम्पियर है क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। बट बेटा जब हम सर्किट को ओपन करेंगे, जब ये सर्किट तुम्हारा ये ओपन हो जाएगा, ये इंडक्टर है ना, इंडक्टर के पास अब करंट के फॉर्म में एनर्जी तो आ गई, ये इंडक्टर की एनर्जी हो गई, इनिशियल एनर्जी। क्लियर? ये सर्किट ओपन हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे आ गया, ये रेजिस्टेंस ऐसे, और ये आपका सर्किट अब ये बन गया। कई लोग क्या करते हैं कि I 2 ओम 0 माइनस की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी? 0 एम्पियर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट था। लेकिन अब सर्किट ओपन हो गया तो सर्किट को जो करंट का फ्लो होगा वो यहाँ से मिलेगा, उसको ऊपर से नहीं मिलना। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट की वैल्यू क्या हो जानी है? इसके अकॉर्डिंग हो जानी है। यानी अगर मैं 2 ओम का करंट निकालूंगा, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये आपका 2 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? ये 2 - 4I = 0। क्लियर? अगर मैंने इसको I मान लिया तो, और I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 एम्पियर। तो I की वैल्यू 1/2 एम्पियर आई, लेकिन मैंने करंट का डायरेक्शन क्या दे रखा है? ऐसे दे रखा है। I2 निकालना है मुझे 0 प्लस पे इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि I2 0 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी? -I के बराबर।
यानी -1/2 एम्पियर के बराबर। तो ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको आंसर अगर यहाँ पे मैं चाहता तो ये 1/2 भी आंसर दे सकता था। छोटी छोटी चीजें हैं, आप जल्दीबाजी में क्या करते हो, ये चीज करके चले आते हैं, यानी ऑप्शन बी मार के चले आओगे, जो कि गलत ऑप्शन है। हमें कभी भी करंट का अगर क्वेश्चन निकालना है या वोल्टेज निकालना है, तो हमें ध्यान रखना कि क्या पोलैरिटी दी गई है और किसके अकॉर्डिंग हमें उसको कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही मेन मतलब रोल होता है किसी भी सर्किट एनालिसिस का, कि आपको पोलैरिटी और करंट के डायरेक्शन पे फोकस रखना ही रखना। क्लियर? तो मेरे ख्याल से टेंजेंट की जितनी भी सारी चीजें थी क्लियर हुई होंगी, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कहाँ तक क्वेश्चन जा सकते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। मेन टाइम कांस्टेंट है, मेन t इक्वल टू 0 प्लस पे एनर्जी का पूछना है, मेन टाइम निकालना भी है जब एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होगा। कभी भी सेकंड ऑर्डर सर्किट के लिए आपको टाइम वगैरह नहीं पूछता है सेकंड ऑर्डर सर्किट में। सेकंड ऑर्डर सर्किट का मतलब ये हो गया आरएलसी सर्किट के साथ अगर क्वेश्चन मेंशन है, तो उस कंडीशन में केवल t इक्वल टू 0 प्लस पे ही चीजें पूछती है। बहुत बेसिक सा अगर सर्किट दे देगा तो t पे आपसे पूछ लेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर?